अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी टीवी में खुश आमदीद। वो बादशाह जो हर रात एक कनवारी लड़की का सर कलम करता था। इससे पहले कि शहजादी की कहानी शुरू की जाए, इन दो ताकतवर बादशाहों की दास्तान जानना ज़रूरी है, जिनमें से एक हर रात किसी औरत से शादी करता, सुबह होने पर उसका सर कलम करवा देता। क्यों? अगर आप बादशाह के दरबारियों से पूछेंगे तो वह यही जवाब देंगे कि उनकी बीवी ने उनसे बेवफाई की थी। इसलिए कहानी शुरू होती है। छोटे भाई समरकंद के बादशाह शाहजमान से उसने अपनी बीवी को अपने गुलाम के साथ देखा और इसी लम्हे तलवार की एक ही वार से दोनों को टुकड़े कर दिए। उसका भाई शहरयार, जिसकी हुकूमत हिंदुस्तान से चीन तक फैली हुई थी, इससे अजीम बादशाह था, चुनांचे इससे भी बड़ा इल्मिया उसका मुंतज़िर था। उसने बाग में अपनी मलका और 10 दाश्ताओं को गुलामों के साथ मशगूल देखा। सदमे से बेहाल होकर उसने अपना तख्त ताज छोड़ देने का फैसला किया और अपने भाई को भी ऐसा करने के लिए आमादा किया। उन्होंने फैसला किया कि उस वक्त तक इस पूरी दुनिया में घूमते रहेंगे जब तक उन्हें अपने ही जैसा कोई बदनसीब नहीं मिल जाता। आखिर काफ़ी आवारागर्दी के बाद उन्हें अपनी जैसा एक बदनसीब मिल ही गया, लेकिन वो कोई कमज़ोर इंसान न था, बल्कि एक ताकतवर और ज़बरदस्त जिन था। वो जिन अपनी औरत को 7 तालों में महफल रखता था। फिर भी औरत ने उसे 570 बार धोखा दिया और हर धोखे की निशानी उसने इन मर्दों की अंगूठियों की शक्ल में महफूज रखी थी। इस फिरस में दोनों भाइयों का भी इजाफा हो गया और इन दोनों की अंगूठियां भी औरत ने एक धागे में बांध कर रख लिया। वहां से निकलने के बाद दोनों भाइयों ने एक दूसरे से कहा कि हमें औरतों की बोगत से पनाह ढूंढनी चाहिए। और फिर दोनों शहरयार की सल्तनत वापस आ गए। शहरयार अपने तख्त पर बैठा और वज़ीर आज़म को मलका को कत्ल कर देने का हुक्म दिया। इसके बाद उसने इन तमाम दाश्ताओं और गुलामों के भी सर कलम करवा दिए, जिन्हें उसने बाग में अरिया रक़्स करते देखा था। लेकिन इन सब के बाद भी उसके दिल को तसल्ली न हुई। उसने अपने वज़ीर को एक दुल्हन लाने के लिए कहा और सुबह जलाद के हाथों इस गरीब का सर कलम करवा दिया। ये सिलसिला 3 साल तक चलता रहा। उसकी अवाम ने इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज किया, बादशाह पर लानत भेजी और खुदा से इसकी तबाही की दुआएं मांगी। औरतें मुश्ताइल हो गई, माए फरियाद करने लगे, वालिदैन अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से कूच करने लगे। हत्ता कि वो दिन आ गया जब वह एक भी जवान लड़की न बची सिवाय 2 के। वो दोनों वज़ीर आज़म की बेटियाँ शहजादी और दुनियाज़ाद थी। कहानी का ये रुख आप बादशाहों खुशामदियों के मुँह से सुनेंगे, जिनका गलबा तमाम दरबारों पर होता है। लेकिन अगर आप कहानी का दूसरा रुख सुनना है तो इन ख़ानदानों से सुने जिनकी बेटियां बादशाह की खूनी प्यास की भेंट चढ़ गए। वो आपको बताएंगे कि दोनों बादशाहों दरअसल नामर्द थे, उन्हें किसी औरत से शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन तख्त ताज के एक वारिस के लिए अवाम के बेपनाह दबाव में आकर उन्होंने शादी की हामी भर ली, ये सोच कर के उन्हें एक ऐसी औरत गई जो अब शादी नहीं करेगी। उन्हें ऐसी औरत मिल भी जाती, क्योंकि अक्सर औरतों की शादी नामर्दों से हो जाती है और तमाम उम्र अपने ख़ावंदों की जवानमर्दी की तारीफ़ें करते गुजार देती है। लेकिन वो सिर्फ नामर्द नहीं थे, साथ ही बुज़दिल भी थे, और चूँकि वो खुद कभी किसी के साथ वफादार नहीं रहे थे, चुनांचे वो अपनी बीवियों पर भी भरोसा न कर सके और बालाखिर उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया जो इन जैसे बुज़दिल मर्द अपनाते हैं, तशद्दुद का रास्ता। वो अपनी आरामगाह से बाहर तो बादशाह थे, मगर अंदर चूहों से भी बदतर थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये राज किसी पर खुले। चुनांचे उन्होंने अपनी हर दुल्हन को जलाद की तलवार की वार से खामोश कर दिया। 3 साल तक यही सब चलता रहा और फिर एक दिन उन्हें शहजादी की शक्ल में अपना मुकाबिल मिल ही गया। वो खूबसूरत थी, होशियार थी, उसने किताबें पढ़ी थी, उसके पास एक ऐसा हुनर था जो किसी मर्द के पास नहीं हो सकता, और वो थी ताकत, एक औरत की नर्म नाजुक ताकत। उसकी बहन दुनियाज़ाद भी उसी की तरह होशियार और ख़ूबसूरत थी और अपनी बहन की तरह औरत की ताकत से वाकिफ़ थी और इसका इस्तेमाल भी खूब जानती थी। इन दोनों ने मिलकर बादशाह शहरयार को सबक सिखाने का फैसला किया, लेकिन इनका बाप वज़ीर आज़म भी एक मर्द ही था। वो नहीं जानता था कि ये नर्म नाजुक ताकत आखिर चीज़ क्या है और उससे एक ज़बरदस्त बादशाह को कैसे शिकस्त दी जा सकती है। जब शहरयार ने उसे अपनी बेटियां शादी के लिए पेश करने का इशारा कर दिया तो वज़ीर के पास आसान तरीन रास्ता यही था कि सल्तनत से फरार हो जा। शहजादी इस आजमाइश के लिए तैयार। सच तो ये है कि वो उसी दिन से इस मौके का इंतज़ार कर रही थी जब से बादशाह ने अपनी खामी छुपाने के लिए मासूम औरतों का खून बहाना शुरू किया था। उसने अपने वालिद से कहा, मेरा मशवरा है कि आप मेरी शादी बादशाह से कर दे, या तो मैं फतहयाब होकर जिंदा रहूंगी या फिर मरने से पहले उसे तबाह कर जाऊंगी। तुम नहीं जानते कि क्या मांग रही हो। वजीर ने कहा,
मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं अपनी बेटी की मौत की जानिब होते हुए नहीं देख सकता। अपनी माँ से कहो सामान बांध दे, हम भी दूसरों की तरह ये मुल्क छोड़ देंगे। नहीं, मेरा खून इन सैकड़ों मजलूम औरतों से कीमती नहीं जो इस पागल बादशाह की कियाने पर कुर्बान कर दी गई। शहजादे ने जवाब दिया, मैं भी शायद उन्हीं की तरह मारी जाऊँ, लेकिन इससे पहले मैं इस मकरूह खेल को ख़त्म करके जाऊँगी। तुम बादशाह के गज़ब से वाकिफ़ नहीं हो, लेकिन मैं जानता हूँ क्योंकि मैं उसका वज़ीर हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा, मैं बादशाह के गज़ब से तो आशना नहीं, लेकिन एक औरत की जहानत से वाकिफ़ हूँ। शहजादे ने जवाब दिया, मुझे इस नेक काम के लिए तैयार करे। वो मुझे मार सकता है तो मार दे, मैं एक शहीद की मौत मरूंगी। इससे पहले कि हम से कहानी आगे बढ़ाए, मैं आपको एक राज बताना चाहता हूँ। एक औरत की नर्म नाजुक ताकत के आगे हर मर्द नामर्द बन जाता है। ये जहनी कमज़ोरी है, जिस्मानी नहीं, और हर तमाम मर्दों में ये कमज़ोरी मौजूद होती है। शादी के लिए शानदार तैयारियां की गई। शहजादी का लिबास सुनहरे दागों से तैयार किया गया। इसके लिए समंदरों से मोती खोज कर लाया गया। इसके गुलबन में अंडे के बराबर हीरा सजाया गया। पूरे सुल्तानत और दुनिया भर से चुनकर आतर उसकी खिदमत में पेश किए गए। उसे मजीद खूबसूरत बनाने के लिए कई दिनों तक तरह तरह की जड़ी बूटियाँ, तेल और महलूल उसके जिस्म पर लगाए गए। मेहंदी के खूबसूरत नाजुक नक्श से उसके हाथ और पैर सजाए गए। शादी की रात दुल्हन की सेज दूर दराज के बागों से लाए गए, फूलों से सजाई गई। कमरे के चारों कोनों और बिस्तर के नीचे खुशबूदार गाव लुबान जलाए गए। लेकिन आप ये न समझे कि ये सब बादशाह के हुक्म पर हो रहा था। वो शादी की रात से ज़्यादा उसके बाद आने वाली सुबह की तैयारियों में दिलचस्पी रखता था। दुल्हन का सर कलम करने के लिए सबसे वजनी और तेज़ तलवार का इंतखाब किया गया और उसका खून जमा करने के लिए बड़े बड़े बर्तन फर्श पर रखे गए। बादशाह बज़ात खुद हर दुल्हन के लिए जलाद का इंतखाब करता। जितनी ज़्यादा खूबसूरत दुल्हन होती, जलाद इतना ही ज़्यादा खुनखार होता। सर कलम होने के बाद खसूसी मुलाजिम फर्श की सफाई पर मामूर थे। बादशाह चाहता था कि इस जुल्म के तमाम निशानात मिनटों में साफ कर दिए जाए। अगर बदकिस्मती से खून का एक कतरा भी नजर आ जाता तो सफाई करने वालों की पूरी टीम का सर कलम कर दिया जाता। बादशाह ये चाहता था कि इसके अवाम सिर्फ ये याद रखे कि किस तरह पहली मलका ने बादशाह को धोखा दिया, किस तरह वो बादशाह की गैर मौजूदगी में एक गुलाम के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखती थी। उसने अपने पागलपन को एक एहसान का तासिर देने की कोशिश की। वो चाहता था लोग ये समझे कि रोज़ाना एक कनवारी लड़की से शादी करके और दूसरी सुबह उसे कत्ल करवाकर वो इन सब को एक बहुत बड़ी बुराई से बचा रहा है। वो न सिर्फ ये चाहता था कि इस जुल्म के तमाम निशानात मिट जाए, बल्कि उसने ये भी यकीनी बना दिया कि बाहर की दुनिया को महल कर अंदर होने वाली कार्रवाइयों की बिंक भी न पड़े। किस तरह दुल्हनों को आरामगाह से बाहर घसीट कर निकाला जाता है, किस तरह वो अपनी ज़िंदगी बख्शने के लिए गड़गड़ाती है, किस तरह ज़बह हो जाने के बाद इनके जिस्म जिंदगी की लौटने के लिए देर तक फड़फड़ाते रहते थे, किस तरह इस फास की ज़मीन और बाज़ औक़ात बादशाह का लिबास भी खून से सुर्ख हो जाते हैं। नहीं, वो नहीं चाहता था कि ये सब बाहर के लोगों को पता चले। चुनांचे इस भैया इन खेल में मुलविस पूरे आमले के कानों में उसने पिघला हुआ शीशा डलवा दिया ताकि वो इन मजलूम दुल्हनों की फरियाद और रोना फेटना ना सुन सके। और अगर ऐसा हो भी जाता तो वो ये सब किसी को नहीं बता सकते थे क्योंकि उनकी ज़बानें काट दी गई थी। ये सब सुनने के बाद आप यकीनन ये सोचते होंगे कि दुल्हन के लिए ये सारी तैयारियां शहजादी के बाप ने की होंगी, आखिर के वो वज़ीर आज़म था। जी नहीं, इन सब से उसका कोई लेना देना न था। वो इन सब में मुलविस नहीं होना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि जो रास्ता उसकी बेटी ने चुना है वो सिर्फ और सिर्फ मौत की तरफ ले जाता है। वो शादी के सीज पर नहीं, कत्लगाह की तरफ जा रही थी, लेकिन वो इस मामले में मजबूर था। वो बादशाह के हुक्म पर सैकड़ों मासूम लड़कियां इस कत्लगाह में लाया था। आजाद के सल्तनत में कोई और कनवारी लड़की नहीं बची थी।